नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। सीजी टेट के अंतर्गत पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंतर्गत हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, उन हिंदी से संबंधित प्रश्नों के आंसर की और एनालिसिस पर बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। इस सीजी टेट का जो पेपर होता है वो एक तरीके से गाइडलाइन भी होता है या फिर एक तरीके से जागरूकता के लिए भी आप इसको ले सकते हैं कि सीजी टेट में जिस डीप लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, आगे आने वाले शिक्षक भर्ती के एग्जाम में भी उसी तरीके से गहराई वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सचेत रहिएगा, बिल्कुल आसान नहीं है। आप पेपर देखेंगे तो भी लगता है कि कठिन पेपर है, ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं। सबसे पहला प्रश्न था सीजी टेट के लिए, सेट ए है ना ये, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुधन उदित, अनुदित का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कराया था हमने वीडियो नंबर 12 में, जहां पे संधि के बारे में पढ़ाया था और अनुदित के अंतर्गत हमने देखा था ये वाला, देखिए उ और उ से मिलने वाला है अनुधन उदित, तो अनुदित होता है, वीडियो नंबर 12 का है। निम्नलिखित में से संवृत स्वर युग्म है, स्वर के बारे में जब बात हुई थी तो संवृत, असंवृत, इन सब विषयों पर भी बात किए हैं, जैसे जिसमें मुंह खुलता है, गोल बनता है, इस तरीके का अलग अलग वर्गीकरण करके पढ़ाया था। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है संवृत स्वर युग्म, जो कि है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उ और उ। तो संवृत वर्ण स्वर में दो चीज आते हैं संवृत समूह में। जिस संवृत समूह किसको कहते हैं, वीडियो नंबर 1 का ही है, पहला वीडियो जो कराया था उसी में से है, जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, जैसे ई, उ और उ। तो ये चार ही संवृत के अंतर्गत आते हैं। फिर अर्ध संवृत है, विवृत है, अर्ध संवृत है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं स्वर संधि के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वल्प, विद्यार्थी और नाविक। इसको भी कराया था वीडियो नंबर 12 में, जहां पे यण संधि के अंतर्गत सु धन अल्प स्वल्प होता है, उ और अ के मिलने से व के मिलने से बनता है, अ के मिलने से व बनता है। उसी प्रकार से आगे विद्या, आ धन अ के मिलने से विद्यार्थी बना, जैसे लज्जा धन अभाव के मिलने से लज्जा भाव बना, ठीक है। चलिए आगे देखें तो एक और पॉइंट था, अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है ओ और ई का मिलना, जिससे आव बनता है, और आपसे पूछा है नाविक, जो कि सेम कराया गया है वीडियो नंबर 12 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सबसे पहला कथन कहता है, यह संज्ञा का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पुरुष जाति की बोध कराने वाली संज्ञा जो होती है पुल्लिंग होगी, और स्त्री जाति की बोध कराने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग होगी, दोनों कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं, जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, तीनों सही है। चौथा कथन है, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह हिंदी में भी 3 लिंग होते हैं, यह कथन गलत हो गया। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? केवल 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस। तो तीसरा चौथा कथन क्या हो गया? गलत। तो केवल 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारी चीजें वीडियो नंबर 5 में कराई गई है, जहां पर लिंग के बारे में बताया गया। पहला, संज्ञा की जिस रूप से वस्तु के नर मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का पता होता है उसे लिंग कहते हैं। दूसरा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए उससे स्त्रीलिंग। तीसरा कथन लिंग के भेद के अंतर्गत इसी वीडियो में कराया था मैंने, कि सारी सृष्टि को 3 प्रमुख जातियां होती हैं, जिसमें पुरुष होता है, स्त्री होता है और जड़ होता है, और इसी के आधार पर संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। साथ ही साथ ये स्पष्ट भी लिखा गया है कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 पूछता है कि व्यंजनों के उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित करिए। तो इस प्रश्न को तो आप ऐसे भी बता सकते थे, बोल करके देख सकते थे, जैसे ग, कहां से निकल रहा है? कंठ से। तालु से निकलने वाला को कौन सा होगा? व न छ, व न छ। तो पहला कंठ से निकल रहा है 3, ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। बी का 4, छ तालु से निकल रहा है, दांत, दंत से न हो जाएगा, न दंत से निकल रहा है, और
दंतोष्ठे से वह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसका देख लेते हैं। कुछ कराया था मैंने, हाँ देखिए ये कौन सा वीडियो है, वीडियो नंबर 1, जहां स्वर व्यंजन के बारे में ही शुरुआत क्लास था, उसी में मैंने बताया है क वर्ण में जितने भी व्यंजन होंगे कंठ से निकलेंगे, च वर्ण में तालु से, उसके बाद त वर्ण जिसमें न आता है वो दांतों से निकलेगा। इसके अलावा आपसे पूछा था व के बारे में, तो व और फ जो है दंतोष्ठ जो कि निचले होंठ और ऊपरी दांतों से निकलते हैं, वीडियो नंबर 1 का है। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए टेट पेपर 1 में भी घोड़ा का पर्यायवाची पूछा था, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा शार्दुल। शार्दुल किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। इसको भी कराया गया है वीडियो नंबर 18 में। वीडियो नंबर 18 में कराया गया है, मतलब जो सीजी टेट का कोर्स चला था उसमें। ये सब चीजें आपको आगे आने वाले शिक्षक एग्जाम के लिए भी, अगर आप कहीं कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा ही कोर्स ज्वाइन करें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्यथा बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन कितना कम पढ़ के या फिर कितनी कम चीजों को पढ़ करके सिलेक्शन लिया जाता है वही मेन है। रिवीजन मेन है, मेन मुद्दा पढ़ना नहीं है, मेन मुद्दा है रिवीजन। तो घोड़ा, अश्व है, बाजी, तुरंग, ये है। तो है यहां पे दिया है, तुरंग भी दिया है, बाजी भी दिया है। शार्दुल जो है वो नहीं है, सिंह का है। तो सिंह का देखिए शेर, मृगपति, शार्दुल, वनराज, केसरी। वीडियो नंबर 18 पर्यायवाची शब्द का। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध जो होगा विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पज्ञ। ये भी बाहर से नहीं आया है, ये भी आया है क्वेश्चन से ही। शब्द विलोम शब्द वीडियो नंबर 19 का देखिएगा। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, इसके अलावा अज्ञ का विज्ञ होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्सम तद्भव शब्द से पूछा है, ऑप्शन नंबर सी होगा मृत्तिका। वीडियो नंबर 14 में से 270 नंबर का पॉइंट देखिएगा, जहां पे म भ म से शुरू होने वाले तत्सम शब्द की बात की गई है। तो म से शुरू होने वाला तत्सम शब्द कौन हुआ? मृत्तिका हुआ। और तद्भव क्या हुआ? मिट्टी हुआ। वीडियो नंबर 14। इसके अलावा आगे चले, तत्पुरुष समाज से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? नेक नाम, शोकाकुल, पाप मुक्त, सन्मार्ग, राजभवन, रसोई घर, यथाशक्ति, पथ भ्रष्ट, देवालय। ऑप्शन नंबर डी, मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगाजल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगाजल। तत्पुरुष समाज के अंतर्गत हमने समास जो वीडियो नंबर 13 में कराया है, उसमें देखिए एक ऑप्शन मुंहतोड़ कराया है, मुंह को तोड़ने वाला। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत दूसरा, लोकोत्तर, लोक से परे। इसके अलावा संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत गंगा जल को भी कराया था। तो तीनों ऑप्शन कराया है मैंने, और तीनों ऑप्शन पूछा भी है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जो कराए हैं उससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा, या फिर जो शिक्षक भर्ती में पढ़ाएंगे उसमें से भी बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा। हिंदी में रिकॉर्ड रहा है कि अगर 20 प्रश्न पूछा है तो 20 में से 19 प्रश्न व्याकरण का यहां से आया है। कोई इसमें दो राय नहीं है, जो कंटेंट जो क्लास है उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक से पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए युयुत्सु। इसको कराया था वीडियो नंबर 21, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 497 नंबर पॉइंट देखिएगा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल शब्द से बताइए। तो देशज विदेशज शब्द के अंतर्गत का प्रश्न है। तो पहला हो जाएगा क्या? पपीता। या फिर रिक्शा देख ले, तो रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। तो बी का हो जाएगा ए, बी का एक। तो बी का एक किस में है? ऑप्शन नंबर है आपका डी में। उसके बाद ए, पपीता जो है पुर्तगाली शब्द है, चाकू जो है वो तुर्की शब्द है ऑप्शन नंबर, और अंगूर जो है वो फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए देशज विदेशज शब्द वीडियो नंबर 15, अंगूर लिखा है फारसी शब्द के अंतर्गत। इसी में पिछले वाले वीडियो में अखबार पूछ लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अखबार भी कहीं पे लिखा होगा, ये शायद यहीं पे छिप गया होगा। उसके बाद पुर्तगाली शब्द पपीता पूछा है, जापानी शब्द रिक्शा पूछा है, वीडियो नंबर 15 से पूछा है, तुर्की शब्द चाकू पूछा है। ये सब वीडियो नंबर 15 में कराया है मैंने। अगला प्रश्न देखें, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। सेम वाक्य पूछेगा हिंदी में, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो कंसेप्ट बताए हैं, जो उदाहरण बताए हैं, वहां से पूछेगा ही पूछेगा।
वाक्य सेम नहीं पूछेगा लेकिन शब्द सेम पूछ सकता है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सेम पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछे, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण कौन है? कुशाग्र, जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम चीज तो नहीं है, लेकिन एक वीडियो नंबर 7 में बताया गया है विशेषण वाले में, कैसा आदमी के लिए बुरा आदमी, भला आदमी बताया गया, वैसे विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी? तो कुशल विद्यार्थी, कुशाग्र विद्यार्थी। ये लाइन भी याद रहता तो भी बन जाता। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? मैक्सिमम लोग इसको बना के आए होंगे, कौन सा कारक है? अपादान कारक, क्योंकि से शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अपादान कारक में ध्यान रखिएगा, अलग होने के भाव जब होता है, अलग होने का भाव जब होता है तभी अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ती गिरते हैं, मैं घर से जा रहा हूं, यानी किसी चीज से अलग होना। राम ने श्याम से कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो उसमें जो से आया वो कौन सा है? अपादान कारक का नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा संबंध कारक। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, जो ये से है ना, ये महिमा और गरिमा के बीच का क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो ध्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई लोगों का कमेंट आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के लिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। वीडियो नंबर 10 में कराया गया प्रश्न है, जिस शब्द के रूप में संज्ञा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसी में से कराया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। संज्ञा के संबंध में सही कथन वाले विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखते हैं, जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन देखते हैं कि हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, यहां स्त्रीलिंग है कि पुरुष है, वही पहचान देता है। तीसरा कथन देखें, एक ही वाक्य में संज्ञाएं दो कई संज्ञाएं हो तो लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के अनुसार होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर कहूं कि रमेश और सीता, रमेश पुरुष हो, पुल्लिंग हो गया, तो रमेश बाजार जाता है ऐसा बोलेंगे, सीता बाजार जाता है ऐसा नहीं बोलेंगे, सीता बाजार जाती है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो रमेश और सीता बाजार जाता है, अगर ऐसा बोलूं प्रथम संज्ञा के हिसाब से मैं उसका वो लूं, क्या बोलते हैं, लिंग लूं, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा है, ये प्रश्न भी सेम पूछा है। देखिए कहां से, एक वचन से बहुवचन बनाने वाला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 6, वचन के बारे में जहां पढ़ाया हूं, रूल नंबर 11, जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे बुराई से बुराइयां, ऊंचाई से ऊंचाइयां। दूसरा कथन था जो आपका कि संज्ञा से जिस रूप से नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, मतलब व्याकरणिक पहचान है। एक कथन और था आपका कि संज्ञा का रूपांतर संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन आया है। फर्क ये है, तीनों ही सेंटेंस पूछा है, फर्क ये है कि पहला लाइन जो है वो लिंग से पूछ दिया है, और जो कि वीडियो नंबर 5 में कराया था, और बाकी को वीडियो नंबर 3 से पूछा है। अगला प्रश्न देखें, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप जानते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। वही बात पूछा है, बोलने सुनने वाला जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वीडियो नंबर 4 सर्वनाम वाला टॉपिक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कराया। रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य कौन है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही? रवि की, कि वो कैसा है, अध्ययनशील विद्यार्थी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाहर से नहीं आया, लाइन सेम नहीं है, लेकिन पूछा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे शब्द, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, इसमें विद्यार्थी विशेष्य है क्योंकि अच्छा विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न बाहर से अभी तक नहीं आया है, जहां तक अभी किया हूं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य देखें, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सही है।
रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला व्यवस्था होनी चाहिए, गलत कथन है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो सामने यहां एक लिखा है वो यहां पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको अशुद्ध वाक्य चुनना है। सेम तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता एक प्रश्न कराया था, एक चमेली की फूल की माला बनाइए। मोहन आज कॉलेज में अनुपस्थित रहा, तो इस तरीके से वो ऐसा तो नहीं पूछा है गुलाब का फूल अतिथि ये सब नहीं लिखा है, लेकिन सेम लाइन नहीं है, लेकिन वैसा मैं एक उदाहरण करवा चुका हूं आपको सीजी टेट के क्लास में। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। कैसा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। ये भी कराया गया है, संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो एक वाक्य है वर्ष भर पढ़ाई करना, दूसरा वाक्य उसी पर निर्भर है, वर्ष भर पढ़ाई करने से सफलता मिलती है। फिर देखते हैं द्वंद्व और तत्पुरुष समाज में प्राय किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। योजक, जिसको इस प्रकार से लगाया जाता है योजक चिन्ह, जैसे रात और दिन, तो रात दिन, सॉरी दिन ऐसे हो, इसको लिखेंगे कैसा, रात और दिन। अगर द्वंद्व समाज में लिखेंगे तो रात दिन ऐसा लिख देंगे। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह। ये भी कहीं बाहर से नहीं आया। वीडियो नंबर 13 जहां पे समास पढ़ाया हूं उसका आखिरी नंबर पॉइंट देखिएगा, पहचान। दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह हाइफन डैश भी दिखाया है का प्रयोग होता है। द्वंद्व समाज में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों को लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। वीडियो नंबर 13। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है, तो अर्ध विराम बिल्कुल सही है, अर्ध विराम ऐसे ही लगता है। निर्देशक चिन्ह ये हो गया। हंस पर त्रुटि पूरक चिन्ह ऐसा लगता है, जैसे मैं लिखवा राम से बेहतर है, ठीक, बेहतर है ऐसा मैंने लिखा। अब यहां पे कुछ चीज छूट गया तो यहां पे त्रुटि पूरक लिख दूंगा, सीता लिख दूंगा, सीता से बेहतर, ठीक, तो इसी को त्रुटि पूरक कहते हैं, हंस पद या त्रुटि पूरक, ऑप्शन नंबर सी। अल्प विराम तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंतर्गत सीजी टेट 1 to 5 के लिए, सीजी टेट 1 to 5 के लिए नहीं, सीजी टेट 1 to 5 और सीजी टेट 6 to 8 दोनों के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, कि जिसमें सभी चीजें, हिंदी के सभी बेसिक चीजों को बताया था। उस क्लास में इसको करवाया था, ये उसका पूरा का पूरा चार्ट करवाया था, आपको याद होगा तो, जो लोग कोर्स लिए होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आउट ऑफ मतलब हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं है, बाहर से आया है। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि। इस कथन से आलोक में कौन सी बात असत्य हो सकती है। प्रत्येक भाषा अपने किसी न किसी, केवल एक ही भाषा उस भाषा भाषी के लिए मातृभाषा अपनी भाषा है, बिल्कुल सही। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषता है, बिल्कुल सही। विदेशी विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, गलत कथन। विदेशी भाषा भी अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है, बिल्कुल सही। तो पूछा क्या है कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना गलत है, सॉरी होना बुरा नहीं, बुरा नहीं मतलब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं, विदेशी भाषा को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन गांधी जी के अनुसार क्या है, बुरा नहीं है मतलब पढ़ सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे पढ़ाए हुए में से नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, का बरखा से किसी सुखाने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऋतु ऋतु ऋतु, ऑप्शन नंबर डी। काम बिगड़ने के बाद सहायता व्यर्थ होती है, सेम कराया हूं वीडियो नंबर 23 में, मुहावरे लोकोक्ति वाले में। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय बीत जाने के बाद अगर कोई काम किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, ठीक, वाक्य में प्रयोग भी कराया। अब अगला प्रश्न देखें, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना, बिल्कुल सही। दूसरा देखें, होनहार बिरबान के हुत चिकने पात, स्वस्थ पत्ते के चिकने होते हैं, ये नहीं है, इसका मतलब वही है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, मतलब जो लोग होनहार होते हैं वो बचपन में ही पता चल जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी ये गलत है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, बिल्कुल सही। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी नहीं होती, बिल्कुल सही। पूछा क्या है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूरा कराया है पॉइंट टू पॉइंट, ध्यान रखिएगा। देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े को जड़ से खत्म करना, वीडियो नंबर 23। नेकी कर दरिया में डाल,
वीडियो नंबर 23 लोकोक्ति से, हथेली पर सरसों नहीं उगती, वीडियो नंबर 23। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? युद्ध में मारा जाना, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सेम कराया वीडियो नंबर 23 में। 122 नंबर में देखिएगा, जो पूरा मुहावरा और उसका अर्थ करवाया हूं उसमें 122 नंबर में खेत रहना लिखा होगा और लड़ाई में मारा जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 55, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे? ये कहां से पूछ दिया? गद्यांश से प्रश्न पूछ दिया। ये गद्यांश वाला एक गड़बड़ हो गया ना, वही वाला प्रश्न है, तो वहां से पूछ दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश तो पढ़ाया नहीं है, तो बिल्कुल यही। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, विद्यालय, देवालय और राजमहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सही मायने में पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़े हुए का अर्थ ग्रहण करना वही पढ़ने का अर्थ होता है। वीडियो नंबर नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका भी कराया वीडियो नंबर 7 में। कहां पे? हिंदी बाल विकास, हिंदी पेडागोजी जो है, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत वीडियो नंबर 7 है, उसमें कराया है। क्या? दूसरे शब्दों में पठन कौशल पढ़कर समझने यानी अर्थ ग्रहण करने की गतिविधि है। सेम प्रश्न पूछा है, देखिए सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य क्या है? लिखे हुए का अर्थ गढ़ना, दूसरे शब्दों में पठन कौशल पढ़कर समझने अर्थ ग्रहण करने की गतिविधि। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावली को उसके अर्थ के अनुसार सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। स्क्रबलिंग, स्क्रबलिंग क्या होता है? स्क्रबलिंग होता है लिख कर कुछ व्यक्त करने का घसीटा लेखन, यानी एक का हो जाएगा सी। तो एक का सी किस में है? या बी में है या तो सी में है। ठीक, बी में है या तो सी में है, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रिंट चेतना। प्रिंट चेतना क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, शब्दों को चित्र के रूप में पढ़ना या अभिनय करना। तो चौथे का हो जाएगा ए, चौथे का हो जाएगा ए, तो चौथे का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। दूसरे का हो जाएगा डी, ध्वनि जागरूकता का डी हो जाएगा, ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना। और डिकोडिंग हो जाएगा आपको ध्वनि का प्रतीकों के बीच सहसंबंध स्थापित करना। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं कराया है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक प्रश्न कराया था मैंने वीडियो नंबर 7 में। लिखना सीखने में कीरम कांटे यानी स्क्रबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। उस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़ी, उस दिन से शब्द या अक्षर लिखने का, अपने दिए गए चिन्हों को अर्थ निकालने का, पढ़ने लिखने और संख्या के कुछ समय बिताने का, वयस्कों के नकल करने का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्यों होगा? और बी हो जाएगा। और बी से इस प्रश्न का क्या संबंध है? अभी जो पढ़ा है, तो बच्चे जब लिखते हैं तो क लिखने के लिए बोलिएगा तो ऐसा क लिखेंगे क्या? वह अपनी भाषा में लिखते हैं कि ऐसा लिख दिया, मान लीजिए एक क, अब टेढ़ा मेढ़ा लिखा, लेकिन वो बच्चों से पूछिएगा तो बता देंगे कि वो क ही लिखा है। वही चीज कहता है कि अपने लिखे चिन्हों को अर्थ निकालने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी बात को यहां पे लिखा गया है, देखिए स्क्रबलिंग लिख कर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन, मतलब अच्छे तरीके से बच्चा नहीं लिखेगा, घसीट कर लिखेगा, लेकिन अपने अर्थ को समझेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों में से असत्य कथन को लिखना है या असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन देखते हैं, 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो क्या होता है? धीमी गति से नहीं, तीव्र गति से सीखते हैं। जब बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास के अंतर्गत आप देखते हैं कि शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है, उसके बाद बाल्य अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था में उतना तीव्र गति से विकास नहीं होता, लेकिन अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था से थोड़ा धीमा होता है। तो और भाषा सीखने की जो अवस्था है वो क्या है? बाल्य अवस्था है। आपने पढ़ा भी होगा, पिछले वीडियो में किसी में देखा भी होगा कि 4 वर्ष का जो बच्चा होता है ठीक ठाक तरीके से बोल सकता है, अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, पहला नंबर पॉइंट गलत हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट, छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपनी घर की भाषा में समझ सकते हैं, यानी मातृभाषा में। दूसरा सही है। छोटे बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल के मानक भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मानक भाषा जब लिखवाएंगे तो आप ऐसे ऐसे लिखने का कुछ व्यवस्था देंगे उनको शुरू में, और फिर बोलेंगे कि इसको मिलाओ ऐसा।
ऐसा मिला देगा। ठीक, क बन गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत सही हो जाती, और मतलब पॉइंट नंबर 3। चौथा, शुरुआती स्तर पर सीखने में खेल बहुत उपयोगी है, ये भी सही है। पूछा क्या है, असत्य कथन बताइए, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसको भी कराया था लेकिन थोड़ा सा। वीडियो नंबर 2 सीजी टेस्ट 6 to 8 वीडियो नंबर 2 के बाल विकास से पहला प्रश्न पूछा है। ठीक है, शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र से पहला नंबर पॉइंट नहीं है, बाल विकास से उठा करके पहला पॉइंट पूछा है। तो बाल विकास भी आप लोग पढ़े ही होंगे। शाला पूर्व में बच्चों भाषाई विकास तीव्र गति से होता है, वह प्राय आसपास की वस्तुओं और लोगों के बारे में प्रश्न पूछकर सीखते हैं भाषा को। लेखन के उद्देश्य के अंतर्गत देखिए कि जब बच्चों को लिखवाया जाता है, पढ़ना और लिखना कराया जाता है, तो क्या होगा, शुद्ध वर्तनी लिखे। शुद्ध वर्तनी कब लिखेगा, जब मानक भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरी बात, व्याकरण सम्मत कब लिखेगा, जब मानक भाषा का प्रयोग करेगा। तो इस वजह से इसका उत्तर सी हो जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आया है, वहीं से आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग लगभग कुछ प्रश्न जैसे गद्यांश वाले प्रश्न या फिर एक गांधी जी वाला प्रश्न छोड़ दें तो लगभग प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं। और आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए, जो लोग कोर्स धारक हैं अर्थात जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ क्लास को पढ़ें, क्योंकि प्रश्न बाहर से नहीं आ रहे हैं। और अगर प्रश्न बाहर से नहीं आ रहे हैं तो पेपर 2 में आप लोगों का नंबर ठीक ठाक आना चाहिए। जो पेपर 2 में अगर लगभग हमने देखा, अगर गद्यांश को निकाल दीजिए 3 प्रश्न, गांधी जी वाला कथन निकाल दीजिए 1 प्रश्न, 4 प्रश्न अगर आप निकाल देते हैं तो लगभग 26 प्रश्न सेम है, कहीं बाहर से है ही नहीं, जिसका प्रूफ के साथ। तो अगर 26 प्रश्न सेम है, गांधी जी वाला तो मान लीजिए गलत सही जैसे भी कर लेते, गद्यांश वाला जैसा भी बना फिर भी गद्यांश वाला बन जाना चाहिए अगर आगे पीछे क्वेश्चन ना किया होता तो भी आपका कम से कम 26 अंक तो हिंदी में आना ही चाहिए था, क्योंकि 26 अंक पूरा पढ़ाया। तो मेरे पढ़ाने का वर्थ या फिर मेरे पढ़ाने का वैल्यू, मेरे पढ़ाने का परिणाम तभी तक है जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका नंबर आएगा। अन्यथा पढ़ाने का मेरा कोई भी मतलब, आप केवल फीस दे करके, पेमेंट करके, हमारा उद्देश्य फीस को इकट्ठा करना मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा है खुशी तब होता है जब आपका सिलेक्शन होता है, अन्यथा कोई खुशी नहीं है, सब बेकार। तो सिलेक्शन होने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ें, भरोसे के साथ पढ़ें कि यहां से जो कोर्स आप परचेस किए हैं उस कोर्स में से प्रश्न आएगा और वहीं से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो जो प्रश्न कोर्स में से आ रहे हैं कम से कम वो प्रश्न आपसे बने, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, जो लोग नए बच्चे होंगे, जो सहायक शिक्षक के ऑनलाइन कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते होंगे, देखिए टेट और सहायक शिक्षक का सिलेबस सेम रहता है। क्वेश्चन की प्रकृति भी लगभग सेम रहती है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सबसे पहले क्वेश्चन आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस जो पढ़ा होगा उसका हो नहीं सकता कि क्वेश्चन मतलब एग्जाम रुक जाए, एग्जाम रुकने का कोई सवाल नहीं। तो टेट के एग्जाम के क्वेश्चन से और हमारे आए हुए उससे क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया कहां से पूछा, उससे एक बात तो क्लियर है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं या फिर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं कंटेंट आदि पर, वो बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं। अन्यथा इतने प्रश्न फंसने का कोई चांस ही नहीं। ये तो ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा एग्जामिनर ने हमारा कोर्स खरीदा और कोर्स खरीद करके वहीं से क्वेश्चन बना दिया। ये तो ऐसे ही बात हो गया कि एग्जामिनर जो है यहां से कोर्स खरीद करके क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कोई कोर्स नहीं खरीदा, कोई पेपर वेपर वैसा नहीं है। मेन मुद्दा है कि अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ते हैं तो एग्जाम में कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं। तो जो लोग नए बच्चे होंगे, जो कोर्स लेना चाहते होंगे, तो सहायक शिक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, जो किसका फीस 3,999 रुपए है। ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी कोर्स के अंतर्गत वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें होंगी और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। कई बच्चों का एक समस्या यह रहता है कि सर अभी कोर्स तो हम ज्वाइन कर लें लेकिन एग्जाम नहीं होगा तो फिर हमको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा पढ़ना बेकार हुआ, यानी फीस बेकार चला गया। तो ऐसा नहीं, एक बार आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपके पास
कोर्स उपलब्ध होगा, कोई फीस दोबारा नहीं देना होगा। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं सहायक शिक्षक का या शिक्षक का, तो अलग अलग फीस है ना, ये सहायक शिक्षक के लिए अलग है, शिक्षक के लिए अलग, दोनों जो कोर्स है एक ही फीस में नहीं है, अलग अलग फीस है, ध्यान रखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन हो। तो अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9404612114, इसमें आप जो भी कोर्स लेना है सहायक शिक्षक का तो सहायक शिक्षक, शिक्षक का लेना है तो शिक्षक, ऐसा लिख के भेजिएगा। आपको पेमेंट डिटेल भेजेंगे, आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट होगा। यही प्रक्रिया है कोर्स के एक्टिवेशन का। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद। अच्छा हाँ, आपको अगर पसंद आ रहा होगा वीडियो तो थोड़ा लाइक शेयर कर देना यार, करते नहीं है आप लोग, ठीक, नमस्कार।